हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे रजनी पाठ के प्रश्नोत्तर। कहानी में हमने पढ़ लिया था सारांश उसका। कहानी में या किसी भी प्रश्न का उत्तर लिखते समय बच्चों, अगर आप इसमें लिखेंगे कि ये कहानी एक पटकथा है। पटकथा किसे कहते हैं? स्क्रिप्ट। किसी नाटक को प्ले करने से पहले उसकी एक स्क्रिप्ट तैयार की जाती है, लिखा हुआ तरीके से नाटक को लिखा जाता है, तो उसको पटकथा कहते हैं। पटकथा। तो आप अपने प्रश्न के उत्तर में अगर एक ये इन्वर्टेड कॉमा में ये बात देखेंगे कि यह एक पटकथा है और मनु भंडारी द्वारा लिखा हुआ है। अब उसके बाद आप अपना उत्तर लिखेंगे तो आपको पूरे अंक मिलेंगे। रजनी ने अमित के मुद्दे को गंभीरता से लिया क्योंकि अब का खा गा 3 पॉइंट हैं इनके। वह अमित से बहुत स्नेह करती थी। अमित उसकी मित्र लीला का बेटा था। वह अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने में सामर्थ्य रखती थी। उसे अखबार की सुर्खियों में आने का शौक था। क्या खास बात हो सकती है? क्योंकि वह अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने की सामर्थ्य रखती थी। प्यार प्यार तो माँ बाप भी करते थे, लेकिन उन्होंने तो नहीं किया। वो लीला का बेटा तो लीला को उठानी चाहिए थी, वो भी नहीं हुआ। अखबार में सुर्खियां बटोरने का उसको शौक हो, ऐसा नहीं था। वो सामर्थ्य रखती थी, उतनी बोल्ड थी, इतनी ताकत थी कि वो अन्याय के विरुद्ध अपनी आवाज उठा सकती थी, इसीलिए उसने उसका पक्ष लिया। प्रश्न 2, जब किसी का बच्चा कमजोर होता है तब उसके माँ बाप ट्यूशन लगवाते हैं। अगर लगे कि कोई टीचर लूट रहा है तो उस टीचर से ना लेकर ट्यूशन लेकर किसी और के पास चले जाएं। यह कोई मजबूरी तो नहीं है। प्रसंग का उल्लेख करते हुए बताएं कि संवाद आपको किस सीमा तक सही या गलत लगता है, तर्क दीजिए। अभी ये संवाद है, एक डायलॉग है पाठ में, उसको बता करके आपको बताना है कि ये बात कहाँ तक सही है और क्या गलत है इसमें। तो अमित की समस्या को लेकर रजनी जब स्कूल के हेडमास्टर के पास गई तो उन्होंने इस पर कोई कार्यवाही नहीं करी और रजनी ने हिम्मत नहीं हारी और वह बोर्ड के निदेशक के पास समस्या का समाधान खोजने हेतु गई। जब उसने टीचर के द्वारा ट्यूशन के लिए जोर डालने की शिकायत करी तो उस प्रसंग में शिक्षा निदेशक ने उसे यह उत्तर दिया। मतलब शिक्षा निदेशक, जिसे हम एजुकेशन का अधिकारी समझ करके जाएंगे, तो वो हमें ये राय देगा। उसने ये बात कही। ये किसने कहा था? शिक्षा निदेशक ने, कि अगर आपको लगे किसी एक ट्यूशन जाए, अगर आपको ठीक नहीं लगता तो आप दूसरे पे चले जाएं। तो इसमें गलत क्या है? इसमें कोई मजबूरी तो नहीं है। तो जब ये बात इतने बड़े अधिकारी कह सकते हैं तो शिक्षा का क्या हाल होगा, ये आप समझ सकते हैं। सामान्य रूप से निदेशक की बात ठीक लगती है, किंतु यदि अमित के प्रसंग में देखा जाए तो साफ प्रकट होता है कि उस पर टीचर के मैथ्स में ट्यूशन ना लेने के कारण की आर्थिक मजबूरी के चलते अपने बेटे को मैथ्स की ट्यूशन नहीं दिलवा पाए। अगर ऐसे देखें तो कोई किसी को जबरदस्ती घर से पकड़कर ट्यूशन नहीं लाता। कोई टीचर अगर कहे कि नहीं मेरे घर ट्यूशन करना, तो कोई घर जा के थोड़ा ना पकड़ता है। लेकिन वो क्योंकि बच्चों को मजबूर कर देता है अंक कम दे करके, कि अगर तुम नहीं करोगे तो हम तुम्हें प्रैक्टिकल में नंबर नहीं देंगे, तुम नहीं करोगे तो हम तुम्हें मार्क्स काट देंगे तुम्हारे। तो बच्चे इस डर से कि उनके नंबर ना कम हो जाए, वो माता पिता को मजबूर करते हैं और जाते हैं ट्यूशन के लिए। माता पिता के पास भी मजबूरी हो सकती है, वो पैसे नहीं पे, बड़ी मुश्किल से तो वो फीस दे पाते हैं। उसके बाद अब उनको ट्यूशन के भी पैसे देने पड़े, तो ये माता पिता के लिए भी एक मजबूरी हो जाती है। और अमित के केस में भी यही हुआ कि उनके माता पिता के ऊपर मजबूरी हो गई थी और टीचर ने जानबूझकर उसके नंबर काटकर उसे सजा दी कि तुम ट्यूशन क्यों नहीं आए। इस संदर्भ में देखने पर निदेशक का कथन गलत है। मतलब वैसे तो बात सही है भाई, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। इसने नहीं आपको ठीक पढ़ाया तो उसके पास चलिए, उसको नहीं समझ में आया तो उसके पास ट्यूशन भी ज़रूरी हो जाता है। सबके माँ बाप पढ़े लिखे नहीं होते, बच्चों को कुछ मदद कभी कभी स्कूल के बाद भी चाहिए होती, तो बच्चे ट्यूशन जाते हैं। पर ट्यूशन कोई मजबूरी नहीं है। ट्यूशन टीचर किसी को मजबूर करे या नंबर काट दे, ये बात गलत है। इसलिए मुझे ये कथन गलत प्रतीत होता है। इस तरह से आप अपना उत्तर लिखेंगे। तो एक और आंदोलन का मसला मिल गया। फुसफुसाकर कही यह बात, ये किसने कही, किस प्रसंग में कही? दूसरा, इससे कहने वाले की किस मानसिकता का पता चलता है। ये बात किसने कही? ये बात रजनी के पति ने कही और फुसफुसाते हुए कही जब रजनी टीचर की समस्याओं पर प्रकाश डाल रही थी। उसने रजनी से ने जब बताया कि ऐसे ऐसे हुआ और टीचर ने ऐसा किया, और तो पति ने धीरे से बोला, बस मिल गया तुमको, एक और मसला मिल गया लड़ने के लिए। तो ये बात उसके पति ने कही, फुसफुसाकर धीरे से कही कि कोई और ना सुन ले। और इसको कहने से उसकी क्या मानसिकता पता चलती है? इससे कहने वाले की ये मानसिकता पता चलती कि उसे अपनी पत्नी का इस प्रकार आंदोलन करते हुए सबसे टक्कर लेना पसंद नहीं था। अभी पति को बिल्कुल पसंद नहीं आता था कि जहाँ देखो तलवार उठा के चल पड़ती है झांसी की रानी बन करके, तो उनको ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी। वे आम आदमी की तरह सब बवालों से दूर रहना चाहते हैं। आम आदमी क्या चाहता है भाई, जो हो रहा है दंगा होने तो मैं चुपचाप रहना चाहता हूँ, मैं फालतू के पचड़ों में नहीं पड़ना चाहता। और भी बहुत
गम है जमाने में, तो क्यों जाए हम इसमें। शांतिपूर्वक अपना जीवन यापन करना चाहता था, इसीलिए उसकी मानसिकता ऐसी थी कि तुम क्यों इसमें टांग अड़ा रही हो अपनी, अरे ना तुम्हारा बच्चा, ना तुम पढ़ाती, ना तुम टीचर, ना कुछ, पता नहीं घुस गई उसमें जा करके। तो पति की इस मानसिकता का पता चलता। पर अगर ऐसा सब लोग सोच लें बच्चों, तो कभी कोई सुधार हो ही ना। अपने बारे में सोचने लग जाए तो समाज में कभी कोई अच्छे काम ना हो पाए। प्रश्न 4, रजनी धारावाहिक की इस कड़ी की मुख्य समस्या क्या है? क्या होता अगर अमित का पर्चा सचमुच खराब होता? क्या होता यदि संपादक रजनी का साथ ना देता? यहाँ 2 पॉइंट है। जो अगर प्रश्न के कई भाग हैं तो आपको उतने ही भाग बनाकर उत्तर लिखने होंगे। चाहे आप पैराग्राफ चेंज करके भाग बना लीजिए, चाहे पॉइंट डालकर बना दीजिए। यहाँ पहला भाग जो है, इस कड़ी की मुख्य समस्या क्या है, तो पहले पैराग्राफ में आप ये लिखेंगे। उसके बाद है बच्चों पाठ के आसपास। गलती करने वाला तो है ही गुनाहगार, पर उसे बर्दाश्त करने वाला भी कम गुनाहगार नहीं होता। इस संवाद के संदर्भ में आप सबसे ज्यादा किसे और क्यों गुनाहगार मानते हैं? बच्चों, ये कहावत है कि जो गलत काम करता है वो तो गलत है ही, पर उस गलत काम को अगर किसी ने चुप लगा ली, किसी ने उसको जताया नहीं, उसको बताया नहीं, कुछ किया नहीं, और उसको पता है, तो वो उससे भी बड़ा गुनाहगार माना जाता है। सबसे बड़ा गुनाहगार वह है जो उस गलत बात को बर्दाश्त करता रहता है और अत्याचार और अन्याय के खिलाफ आवाज नहीं उठाता। आप बच्चे ही हैं, कई बार कोई टीचर गलत तरीके से बच्चे को डांटता रहता है, या किसी से कोई टीचर बायस हो जाते हैं, कभी कभी वो बेमतलब में बच्चों को डांटते हैं, बच्चे डर के मारे चुपचाप सुन लेते हैं। ये गलत है। अगर आपकी गलती है तो आप आंख नीची करिए, चुपचाप सुनिए, मौका मिलते ही आप सॉरी बोलिए। लेकिन अगर आपकी गलती नहीं है तो उस समय ना सही, लेकिन बाद में आप जाकर के टीचर से मिल सकते हैं कि सर मेरी गलती नहीं थी। या माता पिता भी कई बार बच्चों को गलत तरीके से डांट देते हैं, मार देते हैं, कोई बात नहीं, उस समय शांत हो रहिए। जब गुस्सा शांत हो जाए माता पिता का, तब आप जाइए माता पिता को अपने बताइए कि मेरी गलती नहीं है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। आपकी बात समझी जाएगी। और अगर आप अत्याचार सहते जाते हैं तो मारने वाला तो गलत है ही, सहने वाला उससे भी बड़ा गलत है। रजनी धारावाहिक की इस कड़ी की मुख्य समस्या है टीचर का अपने स्कूल के छात्रों का ट्यूशन लेने के लिए विवश करना, मजबूर करना बच्चों को ट्यूशन के लिए, उस पर दबाव डालना, और अगर वो बात ना माने तो परीक्षा में कम अंक देना। ये मुख्य समस्या है। इस प्रकार शिक्षा जगत में व्याप्त भ्रष्टाचार को ही इस कड़ी की प्रमुख समस्या माना जा सकता है, जिसे ट्यूशन समस्या का नाम भी दिया जा सकता है। ये इसकी मुख्य समस्या है। अभी प्रश्न का जो है वो, अमित का पर्चा सचमुच खराब होता तो क्या होता, तो आप का लिख करके फिर लिखेंगे, यदि पर्चा अमित का सचमुच खराब होता तो ये समस्या ही ना उठती, उसके नंबर क्यों कम आए हैं ये पता चल जाता। तब रजनी शिकायत लेकर नहीं जाती हेडमास्टर के पास, ना ही शिक्षा निदेशक के पास जाती, ना संपादक के पास जाती, ना लोगों के बीच वो अमित के ही मेहनत करने का पाठ पढ़ाती। तो ये बात ही नहीं होती अगर उससे सचमुच पर्चा खराब होता। दूसरा, संपादक रजनी का साथ न देता। अगर वो जो पेपर वाला संपादक था जिसने रजनी का साथ दिया, अगर वो साथ न देता तब क्या होता? यदि संपादक रजनी का साथ ना देता तो भी रजनी आंदोलन के से पीछे हटने वाली नहीं थी। मतलब संपादक ने साथ दिया तो उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस रख ली, अभिभावक की मीटिंग रख ली, लेकिन अगर वो बाई चांस नहीं भी देता तो भी आपको क्या लगता है, रजनी चुप बैठ जाती? वो चुप नहीं बैठती, वो और आगे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ और ढूंढ निकालती। तो वह लोगों को इकट्ठा करती, उन्हें घर जा जाकर सूचना देती, भले ही कम लोग पहुंच पाती, पर आंदोलन से पीछे नहीं हटती। उसका जुझारूपन उसे कोई ना कोई रास्ता निकालने की मदद कर ही देता, और उसका जो संघर्ष का तरीका है उससे वो कोई ना कोई तरीका जरूर निकाल लेती। तो रजनी का चरित्र यहाँ इस तरह का दिखाया। तो आप इस तरह से सभी भागों के उत्तर लिखें। प्रश्न 2, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों। स्त्री के चरित्र की बनी बनाई धारणा से रजनी का चेहरा किन मायनों में अलग है? स्त्री की बनी बनाई धारणा क्या है बच्चों? लड़कियां, औरतें, लोग कहते हैं अरे चुपचाप होती हैं, वो कुछ नहीं बोलती हैं, बेचारी सीधी सी होती, जो कह लो उनको वो चुप रहती। कोई औरत झंडा लेकर के आंदोलन करते आपने नहीं देखी होगी, बहुत कम देखी होंगी। हमारे समाज ने स्त्री की एक अलग ही इमेज बना रखी है, तो उस इमेज से जो नॉर्मल बनी हुई है उससे अलग है रजनी। किस मायने में अलग है? सामान्य स्त्री का प्राय दुर्बल हृदय और सहनशील स्वभाव वाली मान लिया जाता है कि ये तो कमजोर है, अबला है और सहनशील, मतलब सहनशीलता तो उसका सबसे बड़ा गुण है। सब सहती रहो, जो कुछ गलत हो रहा है, सही हो रहा है, सब सहती रहो। इस कारण वह अन्याय का विरोध करने से बचती है और अत्याचार के खिलाफ आवाज नहीं उठाती उसमें। लेकिन रजनी कैसी है? जबकि रजनी की विशिष्टता यह है कि वह अन्याय और अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाती है, उसमें लड़ने की ताकत है, वह अन्याय को बर्दाश्त नहीं कर सकती, और वह जुझारू महिला है। जुझारू मतलब संघर्षशील महिला है। तो ये
एक नॉर्मल स्त्री से थोड़ा अलग है रजनी। उसका यहाँ पर जो चरित्र दिखाया वो अलग दिखाया। प्रश्न 4, इस पटकथा के दृश्य संख्या का उल्लेख नहीं है, मगर गिनती करें तो 7 दृश्य है। आप किस आधार पर इन दृश्यों को अलग करेंगे? अभी आपको बच्चों ये गिनती याद रखनी पड़ेगी। इसमें दृश्य 1, दृश्य 2, दृश्य 3 नहीं लिखा है, नया दृश्य नया दृश्य नया दृश्य लिखा है। तो भी आपको गिनती याद रखनी पड़ेगी कि 1 2 3 4 7 दृश्य हैं टोटल। आप किस आधार पर इन दृश्यों को अलग करेंगे? तो इन दृश्यों को हम स्थान के आधार पर अलग अलग कर सकते हैं, क्योंकि ये 7 दृश्य अलग अलग स्थानों के हैं। पहला दृश्य परिवार का है, लीला के घर का। दूसरा दृश्य स्कूल के हेडमास्टर के कहाँ के ऑफिस का है। तीसरा दृश्य रजनी के अपने फ्लैट का, जब वो पति से बात करती है। चौथा दृश्य डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन ऑफिस के बाहर शिक्षा निदेशक के पास है, डायरेक्टर के पास पहुंच गई। पांचवा दृश्य किसी अखबार का दफ्तर है जहां वो संपादक से मिलती है। छठा दृश्य वो जो मीटिंग स्थल है जहां पर वो अभिभावकों को जमा करती है। और 7वां स्थल रजनी के फ्लैट का कमरा है जहां इस नाटक का अंत होता है। जगहों के आधार पर आप इन दृश्यों का बंटवारा कर सकते हैं, अदरवाइज इसमें 1 2 3 4 गिनती नहीं दी है। कुल 7 दृश्य है। याद रखिए, प्रश्न इस तरह से नहीं आता, पर फिर भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ बच्चों भाषा की बात में पहला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित अंश को जो अर्थ निहित है उन्हें स्पष्ट करते हुए लिखिए। यहाँ वाक्य जो लिखे हैं वो कुछ अलग भाषा में है, उसका अर्थ कुछ और है, तो उनको अर्थ आपको बताने हैं। वरना तुम तो मुझे काट ही देती। ये बात रजनी लीला से कहती है कि अगर मुझे पता नहीं चलता तो तुम तो मुझे काट देती मतलब छोड़ देती। स्पष्टीकरण आपको क्या देना है? रजनी कहती है यदि वह लीला के घर ना जाती तो उसे अमित के पास होने की मिठाई नहीं खिलाती, उसे छोड़ देती। जब उसने कहा चलो बाजार चले तो लीला ने कहा अभी नहीं जाऊंगी, मेरे बेटे का रिजल्ट आ रहा है। तो रजनी उसके घर पहुंच जाती है, बोली अगर मैं यहाँ नहीं आती तो तुम मुझे मिठाई नहीं खिलाती, मतलब तुम मुझे छोड़ देती, काट देती, मिठाई खिलाने से बचना चाहती थी। ये बात कहने के लिए उसने कहा तुम मुझे काट देती। दूसरा है, अमित जब तक तुम्हारे भोग नहीं लगा लेता हम लोग खा थोड़े ही सकते हैं। तो लीला ने क्या कहा कि जब तक अमित भोग नहीं लगा लेता, तुम्हारे भोग लगाना मतलब प्रसाद लगाना होता है, तो मतलब जब तक अमित तुम्हें नहीं खिला देता, यानी अपनी रजनी आंटी को नहीं खिला लेता, तब तक वो घर में किसी और को खाने को नहीं मिलती, क्योंकि पहली देवी का भोग लगता है तब कोई चीज़ घर वालों को मिलती है। मतलब अमित इसको बहुत प्यार करता था, तो वो पहले अपनी रजनी आंटी को जाके कुछ खिलाता था, फिर घर वाले खा सकते थे। तो लीला ने सफाई दी कि नहीं तुम्हें मैं काट नहीं सकती थी, वो अमित ही जाके तुम्हें पहले खिला के आता। तीसरा था, हम लोग खा थोड़े ही सकते थे मतलब हम नहीं खा सकते थे। बस मैं समझ गया, मतलब बस मतलब अधिक ना कहें, बस हो गया, खत्म करें, अब और ना बोलें। स्पष्टीकरण, संपादक कहता है बस अर्थात अधिक कहने की आवश्यकता नहीं, मैं आपकी सारी बात समझ गया। तो यहाँ पर कुछ शब्दों को हम अपने बोलचाल की भाषा में किस निश्चित अर्थ के लिए प्रयोग करते हैं, उन्हीं शब्दों का आपको अर्थ का स्पष्टीकरण देना है। अभी बच्चों एक ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पाठ के आधार पर रजनी के चरित्र की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। आपने पाठ पढ़ा, नाटक पढ़ा, सारांश सुना है, रजनी में क्या क्या विशेषता थी वो बतानी। क्या क्या थी? जुझारू थी, शब्द याद रखने पड़ेंगे। जुझारू थी, संघर्ष करने वाली थी, अन्याय और अत्याचार को चुपचाप सहन नहीं करती थी, सक्रिय विरोध करती थी, एक्टिवली। निडर थी, किसी से डरती नहीं थी। वाकपटु मतलब बोलने में बड़ी चतुर थी वो, तो बड़े अच्छे तरीके से बोलचाल कर पाती थी। आत्मविश्वास उसमें भरपूर था। लोगों को अपनी बातों से प्रभावित करने की क्षमता थी, मतलब बोलना तो सबको आता है, लेकिन किसी को प्रभावित करना, किसी को अफेक्ट कर देना, ये रजनी की खास विशेषता थी। वह दूसरों की मदद करने के लिए, सच का साथ देने के लिए तत्पर रहती थी। मदद करना बहुत अच्छी बात है, तो ये उसका एक गुण था। और किसी का भी साथ देने के लिए वो तैयार, हर समय तैयार, जब कहो तब वो चल पड़ती थी। तो ये आप पॉइंट बना करके 5-6 बातें इसमें लिखेंगे। रजनी ने जो प्रस्ताव बोर्ड को भेजा वह ज्यों का त्यों स्वीकार कर लिया गया। इससे क्या ध्वनित होता है? जो उसने प्रस्ताव भेजा था वो क्या था और उससे क्या पता चलता है? रजनी का प्रस्ताव था कि कोई भी टीचर अपने स्कूल के छात्र का ट्यूशन नहीं लेगा। कोई भी टीचर अपने स्कूल के छात्र का ट्यूशन नहीं लेगा, मतलब ट्यूशन ले सकते हो लेकिन दूसरे स्कूलों का लो। तुम अगर केवी के टीचर हो तो तुम डीपीएस के बच्चों को पढ़ा सकते हो, डीपीएस के टीचर केवी के टीचर को केवी के बच्चों को पढ़ा सकते हैं, पर अपने ही स्कूल के बच्चों को ना पढ़ाएं, जिससे कि आप कोई गलत काम ना हो, भ्रष्टाचार ना हो सके। क्योंकि यह व्यवहारिक था, इस प्रकार से समस्या जो अमित के साथ हुई वो किसी और छात्र के साथ उत्पन्न नहीं होगी। साथ ही ट्यूशन पर कोई रोक नहीं है, आप ट्यूशन ले सकते हैं, क्योंकि कमज़ोर बच्चों को ट्यूशन की आवश्यकता होती है। अध्यापकों को कई बार अपने गुजारे के लिए भी ट्यूशन की, हर टीचर की तनख्वाहें बहुत बड़ी बड़ी तो होती नहीं है,
तो उनको अपने घर चलाने के लिए उनको पैसे भी चाहिए होते हैं, तो वो ट्यूशन कर लेते हैं, उनको थोड़ी आमदनी हो जाती है, बच्चों का भला हो जाता है, तो इसके लिए उसको कोई मनाही नहीं थी। और इसीलिए ये बातें पूरी की पूरी एज इट इज़ स्वीकार कर ली गई। इस प्रस्ताव से यह ध्वनित हो रहा था कि रजनी कमजोर बच्चों के ट्यूशन पढ़ाने के खिलाफ नहीं थी, साथ ही वो अध्यापकों के ट्यूशन पढ़ाने की भी विरोधी नहीं थी। वह तो केवल जोर जबरदस्ती करके ट्यूशन पढ़ाने के लिए विवश किए जाने पर का विरोध कर रही थी। जोर जबरदस्ती और बच्चों को मजबूर कर दो, नहीं करोगे तो तुम नंबर काट दोगे, इस बात का वो विरोध कर रही थी। इसीलिए उसकी बात जायज़ थी और ये प्रस्ताव एज इट इज़ मान लिया गया, ज्यों का त्यों स्वीकार कर लिया। अमित के चरित्र पर प्रकाश डालिए। अमित लीलाबेन और कांति भाई का पुत्र था, 7वीं कक्षा में पढ़ता था। उसके मैथ्स टीचर उसे मैथ्स की ट्यूशन लेने के लिए बाध्य करते थे, परंतु माता पिता की आर्थिक मजबूरी के कारण वो ट्यूशन नहीं ले पाया। परिणामतः टीचर वार्षिक परीक्षा में उसे 72 नंबर देते हैं, जबकि उसने सभी प्रश्न सही किए थे। अमित मेधावी छात्र था, तेज बच्चा था पढ़ने में, कक्षा में सदैव प्रथम और द्वितीय आता था, परंतु इस बार टीचर के अन्याय के कारण उसका नंबर 6ठा आ गया, यानी 6th पोजीशन हो गई, जिसका उसे बहुत दुख था। तो आप इतनी बातें लिख सकते हैं, और भी लिख सकते हैं कि वो रजनी को बहुत प्यार करता था, वो बिना रजनी को खिलाए कुछ खाता नहीं था। आप इस तरह से लिख सकते हैं। अभी इसमें रजनी के चरित्र की कौन सी विशेषताएं आपको अच्छी लगी और क्यों? जो आपने विशेषताएं पहले रजनी के प्रश्न में लिखी है, वही उनको लिख करके आप लिखें कि हाँ, हमें ये बात अच्छी लगी। तो बच्चों, यहाँ पर आपके पाठ के सभी प्रश्न समाप्त होते हैं। एक प्रश्न आपका इस पाठ से अवश्य आएगा, जहाँ तक होता है ज़्यादातर रजनी की विशेषताएं पूछी जाती हैं, पर आप सभी प्रश्नों को तैयार करिए और आगे पढ़ाई करते रहिए। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।